नमस्कार। अभी तक हम भारत की राजनीति कर रहे थे, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अब हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान का दर्शन। तो आज से जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है, भारतीय संविधान का दर्शन। आपको इस साइड में नहीं जाना कि भारत का दर्शन है, एक राजनीति है, क्या है। हम भारत की राजनीति कर चुके हैं। इस दर्शन के तहत हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की संविधान सभा। इसी में संविधान का निर्माण कर लेंगे। इसी दर्शन में आती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसी में आती है भारतीय संविधान की विशेषताएं, फिर इसी के तहत आती है हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और इसी में आते हैं नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसी में हम एक आगे दिनों में एक और पढ़ लेंगे, क्या चीज, संघवाद, भारतीय फेडरलिज्म। तो इस दर्शन को इसमें चटा देते हैं एक बार। ये सब चीजें हम करने वाले हैं। अब ये तो आ गया भारतीय संविधान का दर्शन। उसके बाद हम करेंगे भारत की राज व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो हमने 3 टॉपिक किया, भारतीय संविधान का, भारतीय राजनीति कर ली, इंडियन पॉलिटिक्स कर ली। अब हम दर्शन कर रहे हैं और फिर क्या करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था करें। राज व्यवस्था में हम संसद, राज्य विधायिकाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सारी शामिल कर लो ना। तो हम राज्य और केंद्रों के सरकार के तीनों पार्ट, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे आ जाएंगे, संसद आ जाएगी, उच्च न्यायालय आ जाएगा। उसके बाद यही राज्य में आ जाएगा पंचायती राज। तो तीनों प्रकार की सरकार करेंगे। अब इसके लिए ना हम क्या पढ़े, तो हम पहली बार ये चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर हम पढ़ने क्या पढ़ने वाले। तो चूंकि हम ये सारे टॉपिक करेंगे, चाहे वो भारतीय संविधान का दर्शन हो या इंडियन पॉलिटी हो, भारतीय राज व्यवस्था, हम कहां से पढ़ें इसकी हम चर्चा करते हैं। ये रुचिकर पार्ट है बहुत ज्यादा। आप इसको कितना भी गहरा पढ़ सकते हैं, वो पढ़ना भी चाहिए आपको। इसके लिए आपको एक पुस्तक पढ़नी होगी। 11th में एक पुस्तक चलती है, भारत का संविधान, और ये बहुत ही गहरी पुस्तक है। इसमें से कम 5-6 सवाल आते हैं और आपको वो कहीं नहीं मिलते, वो इसकी लाइनों में छुपे होते हैं कहीं ना कहीं। जब आप ये पुस्तक करते हैं भारत का संविधान, तो उसमें ना विभिन्न देशों की भारत के साथ तुलना की हुई है कि जापान में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, कनाडा में क्या है। अब ये तुलना वाले ने इनको भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उनको उठा के वो कंपैरेटिव में ले जाते हैं। फिर तुलनात्मक राजनीति में वही मुद्दे उठा लेते हैं जो इस पुस्तक में लिखे हुए। तो ये पुस्तक है ना, बल्कि हल्की फुल्की सी लगती है, लेकिन इस पुस्तक में आप ध्यान देना, इसमें ना बहुत सारी कोटेशन है, बहुत सारे नेताओं की, बहुत सारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उनकी भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर। उन सब बातों को आप नोट करके रखना। तो इसमें कोई भी कोटेशन होगी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें हो सकता है 20-30 कोटेशन आपको करनी पड़े। जो लोग कुछ कथन कह के गए हैं ना, वो कथन आपको उठाने पड़ सकते हैं, भी कौन क्या बोल के गया, किसके बारे में। तो वो आप अलग से छांट के कर लेना। वो आता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं वो। तो एक तो आप ये पुस्तक पढ़ेंगे। दूसरा, आप अपने ये है ही बुकलेट है, मॉड्यूल्स, ये तो इस कंतु परंतु है ही नहीं।
मॉड्यूल्स है। इन मॉड्यूल्स के अलावा अगर आप पढ़ना चाहे, ऑनलाइन वालों के पास क्या है, ऑनलाइन वालों के पास मॉड्यूल्स नहीं है। ये जनवरी तक हो सकता है उनको भी उपलब्ध करवा दिए जाए, लेकिन अभी उनके पास नोट्स है। ये नोट्स डले हुए हैं आपके ऐप के ऊपर। आप जब भी ऐप देखते हैं तो उस ऐप के ऊपर आपको वीडियो मिलते हैं, वीडियो के सामने उस वीडियो के नोट्स मिलते हैं और वहीं फिर उसके क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। वो जो नोट्स मिलते हैं उनके आप पीडीएफ निकाल सकते हो, हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। तो ऑफलाइन वाले तो मॉड्यूल्स पढ़ेंगे और बाकी क्या पढ़ेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे। एक पुस्तक आपको और पढ़नी पड़ेगी, 1 2 3, ये आपकी क्या है इच्छा है। लेकिन फिर भी 2 चीजें और आपको और पढ़नी पड़ेगी। वो एक पढ़ना पड़ेगा भारत का संविधान, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेर एक्ट बोलते हैं। बेर एक्ट आप जब भी खरीदोगे आप दोनों भाषाओं में खरीदेंगे इसको, कि एक तरफ इसमें इंग्लिश लिखी होगी और एक तरफ इसमें हिंदी लिखी होगी। तो हिंदी और इंग्लिश वाला आप लेंगे। यानी बाई लैंग्वेज लेंगे आप, हिंदी वाला। इसके बाद किसी एक पुस्तक आप, कोई एक पुस्तक आपको और लेनी पड़ेगी, लेकिन आप ये नई नहीं लेंगे, क्योंकि आपके अधिकांश के पास पुस्तक है। 90% के पास भारतीय संविधान के ऊपर कोई न कोई पुस्तक जरूर पढ़ी है। या तो आपके पास पढ़ी है एम लक्ष्मीकांत, या आपके पास कईयों के पास कौन सी पढ़ी है, वाणी प्रकाशन की पढ़ी है। वाणी प्रकाशन, ये द्विवेदी की रुस्की। अगर आप पास पढ़ी है तो आप नई मत लाना और पैसे मत लगाना, है ना, जो है उसी से काम चल जाएगा आपका। और हो सकता है किसी पर डीडी वसु पढ़ी हो, लेकिन डीडी वसु बेर एक्ट के जैसी सी आपको कम समझ में आती है। ब्रज किशोर शर्मा वो समझ में आ जाएगी आपके, हालांकि इतनी तरतीब से नहीं लिखी जैसे एम लक्ष्मीकांत और ये लिखी है। और पढ़ना चाहें तो बीएल फड़िया जी की पुस्तक आती है भारत, इतनी बड़ी पुस्तक आती है, मोटी सी पुस्तक, मैं बताता हूं। भारत की राजनीति, भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स एंड इंडिया एंड पॉलिटिकल सिस्टम, मैं बताता हूं उसका नाम। भारत में राजनीति व शासन व्यवस्था, बीएल फड़िया की पुस्तक आती है। अब आ रही है कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता, वो अच्छी पुस्तक आती है। एक वो पुस्तक पढ़ सकते हैं आप, बीएल फड़िया की भारतीय शासन व राजनीति। इन दोनों में से आपको एक पढ़नी है, ये तो ऑप्शन है आपके पास, एक पढ़नी है। ये आपको कभी कभी पढ़ना है जब आपको जरूरत हो। मॉड्यूल आप रेगुलर पढ़ेंगे, ये पुस्तक इसके साथ पढ़नी है। अब करना क्या है, करना ये है कि अपनी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, भारत की संविधान सभा से होगी। क्योंकि संविधान सभा से शुरुआत है, उससे पहले आपके है ही नहीं। तो आपके भाई कोई फंसाने के लिए कह ही दे, लिंक जोड़ दे तो भले ही, बाकी आपको 1935 तक कुछ भी नहीं पढ़ना। उसके बाद जो कुछ हुआ वो है। हमारे सिलेबस में भारत का संवैधानिक इतिहास नहीं है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से शुरू होकर 1774 वाला पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू होकर जो अब तक 1935-1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक चलता है, वो नहीं है। अपने सीधा ही कहां से शुरू होते हैं, भारत के संविधान सभा से शुरू होते हैं। तो अब आप क्या करो, जैसी भारत की संविधान सभा है ना, ये पुस्तक आप साथ साथ पढ़ेंगे और हो सकता है आप इसको आगे पढ़ें, आप इसको पढ़ डालें एक बार, ताकि आपके एक बड़ा बड़ा मन में खाका तैयार हो जाएगा। फिर साथ साथ पढ़ते जाओ। एक काम, मॉड्यूल आपको साथ साथ पढ़ना ही है। उसके बाद बच गया इसको कैसे पढ़ना है, बेर एक्ट को। देखिए बेर एक्ट आपके कुछ दिन तो काम भी नहीं आएगा, भारतीय संविधान सभा में काम नहीं आएगा, प्रस्तावना में छोटा मोटा काम आएगा। वहां प्रस्तावना लिखी, एक बार पढ़ लेना, उससे आगे पीछे कुछ लिखा होगा और उसकी इंग्लिश पढ़ लेना प्रस्तावना की। उसको विशेषता में काम नहीं आएगा। वो काम आना कब शुरू होगा, मूल अधिकार। मूल अधिकार में जब पढ़ो ना तो अपने अधिकांश चर्चाएं तो हो जाएगी, फिर भी ना आप उसको पढ़ना एक बार।
तो आपको कुछ शब्दावलियों की समझ पैदा हो गया। आप देखें, अच्छा इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, अच्छा ये लिखा हुआ है, नीचे कुछ किंतु और परंतु भी लिखे होते हैं उसके अंदर। हालांकि अपने काफी कुछ जो बेयर एक्ट में है अपने हैर इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर, फिर भी आपको कोई नई चीज मिल जाए, क्योंकि अगर अपन किसी चीज का दोहराव करते हैं ना तो अपने कोई नई चीज जरूर मिलती है। हो सकता है वो मेरी नजरों से चूक गई और आपकी नजरों में आ जाए, वो चीज पूछ ली जाए। तो आपको ये शुरुआत कब करनी है, जब क्या शुरू होंगे, आपके मूल अधिकार शुरू होंगे। तो मूल अधिकार है ये कोई 10-15 पेज में, अपन भी यहाँ रोज कोई 7-8 एक बड़ी मुश्किल से अनुच्छेद कर पाएंगे। वही अनुच्छेद आपको कहाँ जाके करने हैं, घर पे जाके करने। ऐसी नीति निर्देश तत्वों के अनुच्छेद आपको ये करने। तो ये जब चले ना तो आपको अनुच्छेद साथ साथ चलाते जाना। फिर आपकी इच्छा हुई कि यार भी मेरे पास आधा घंटा एक्स्ट्रा है, तो कुछ एक्स्ट्रा अनुच्छेद और पढ़ लिए जो अपने बिल्कुल उस दिन सिलेबस के अंदर नहीं थे, उसके आसपास के हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ते जाएंगे। इसको ये समझ में आने वाला है नहीं दरअसल ये, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ते हैं ना तो फिर इससे पता चल जाता है। क्योंकि हमारे जो लैंग्वेज आती है ना वो आजकल सीधी कौन सी आने लगी है, डायरेक्ट वाले आने लगी है। क्योंकि अगर हम यहाँ से वहां से शब्दावलियां उठा लेते हैं ना आप, तो वो मनमाफी अर्थ हो जाते हैं। तो आजकल हूबहू डायरेक्ट की शब्दावली उठाई जाती है, इसलिए आप डायरेक्ट को जरूर पढ़े आप कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब आ गया कि इनका क्या करना है, इन दोनों में से एक पुस्तक लेनी है। इनका करना ये है कि ये ना आपको यही संविधान को कौन सी भाषा में समझा देगी, आसान भाषा। हालांकि अपने मॉड्यूल में सब कुछ है, ये मॉड्यूल से कम है, बहुत ही कम है। लेकिन कई बार आपके मॉड्यूल जो ऊपर से चला जाए तो आपकी सहायता कौन करेगी, ये करेगी आपकी सहायता। तो मॉड्यूल अगर टफ लगे ना तो आपको किसको करना, एम लक्ष्मीकांत और इस वाणी को करना। या इनको अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, आप फर्स्ट पेपर साथ कर रहे हैं, तो इनको आप क्या छोड़ सकते हैं, एक बार पेंडिंग छोड़ो। मैं तो ये चाहता हूं कि जब चल ही रहा है, महीने भर की बात हो है, भी आप अपने थोड़ा सा जो यहाँ वहां का जो टाइम है वो मैनेज करना सीख लो, और 1 महीने में बढ़िया तरीके से किस पे डूब के कर लो, भारत के संविधान को। तो आपको फर्स्ट पेपर भी तैयार हो जाएगा, और आपके यहाँ भी 5-7 क्वेश्चन वहां आते हैं वो तैयार हो जाएंगे, और बाकी ये तैयार हो जाएगा, तो जिंदगी भर काम आएगा। तो मैं ये कहता हूँ इनमें से एक पुस्तक आप साथ साथ और पढ़ना, आप कोई सी पढ़ लेना, एम लक्ष्मीकांत की आइए। हालांकि इसको जब आप यहाँ से पढ़ के चले जाओगे ना तो इन पुस्तकों को वही टॉपिक घर पे जाके करोगे ना, सेम टॉपिक जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया भारतीय संविधान सभा, तो आप घर पे जाके यहाँ से संविधान सभा पढ़ने के बाद आप देखोगे कि आपको आधा घंटा ही नहीं लगेगा। कहाँ से पढ़ने में, एम लक्ष्मीकांत, आधा घंटा ही नहीं लगेगा, साथ में चीजों का दोहराव हो जाएगा। तो एक बार आप खुद पढ़ के आ जाए 11th की किताब, फिर मैं पढ़ा दूंगा, साथ साथ में आप मॉड्यूल पढ़ लेना। डायरेक्ट की कभी कभी जरूरत पड़ेगी और करंट पढ़ना एम लक्ष्मी का। घर पे जाके अगर आप इसको ज्यादा नहीं, सिर्फ कितने घंटे और दे देते हैं, 2 घंटे, जो उस दिन के काम के लिए घर पे जाके सिर्फ 2 घंटे दे देना, आपका सारे काम पूरा हो जाएगा। तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन वाले भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो अब आगामी हमारा जो प्रोग्राम है इस हिसाब से चलेगा। तो आज हम जो चर्चा की शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे, भारत की संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से करेंगे, भारत की संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हम शुरुआत करेंगे, पहले तो मैं आपको बताऊं संविधान सभा होती क्या है। लोगों का वो समूह, विद्वानों का वो समूह, जनप्रतिनिधियों का वो समूह जो किसी भी देश के संविधान का निर्माण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संविधान सभा। क्योंकि पूरा जो मध्यकाल था, प्राचीन को छोड़ ही देते हैं, पर पूरा जो मध्यकाल था वो राजतंत्रात्मक था, और ऐसे किसी लिखित संविधान की कतई आवश्यकता नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि राजा के मुंह से जो निकल जाए वो क्या होता था, संविधान। क्योंकि अगर संविधान लिख दिया जाता है ना तो फिर तो आपको हूबहू उन लिखे हुए शब्दों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अगर संविधान लिख ही दिया तो फिर राजा के पल्ले ही क्या रह गया, क्योंकि राजा तो दिन प्रतिदिन अपने मत चेंज करता रहता था। तो फिर इसकी शुरुआत तब हुई जब लोकतंत्रों का आगाज होता है, तब संविधान लिखने की शुरुआत हुई। और संविधान लिखने का जो पहला कार्य जिस लोकतांत्रिक देश ने किया, गणतांत्रिक देश ने किया, वो था यूएस।
यूस ने कहा कि अगर संविधान लिख दिया जाता है ना तो सारे विवाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गणतंत्र और लोकतंत्र सुरक्षित रहता है, जनता के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, और जो विभिन्न झगड़े होते हैं शासन के अंगों के बीच में और जो शक्ति का केंद्रीकरण होता है वो भी नहीं हो पाता। तो सत्ता है ना एक जगह केंद्रित नहीं हो पाती जब चीजों को लिख दिया जाता है, लिख के हर चीज का बंटवारा कर दिया जाता है। तो ऐसे ना बहुत सारे जनता के हित सोच के, जनता की स्वतंत्रताओं के बारे में सोच के और कुशल सरकार संचालन के लिए पहली बार संविधान लिखने का किसने सोचा? अमेरिका ने, कि संविधान को लिखते हैं। और संविधान को निर्मित और लिखित करने का काम वहां किसको सौंपा गया? संविधान सभा बनाई गई, वाशिंगटन की अध्यक्षता में संविधान सभा। और इसके लिए हम कहते हैं कि 1787 में फिर कौन सा सम्मेलन हुआ? फिलाडेल्फिया। और इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन से वहां संविधान सभा बनाई गई, इस सम्मेलन से, और उसके बाद वहां संविधान लिखने का काम शुरू हुआ। लगभग 2 साल लगे संविधान को लिखने में, और ये संविधान को फिर 1789 में लागू कर दिया गया। तो अमेरिका वो पहला देश है जिसने लिखित संविधान तैयार किया। अमेरिका वो पहला देश है जिसने संविधान को निर्मित किया। अमेरिका वो पहला देश है जहां संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। उसके बाद पूरे संसार ने प्रेरणा किससे ली? अमेरिका से। ब्रिटेन में इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कि ब्रिटेन का संविधान है वो एक निश्चित समय में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि इनका जो संविधान है वो विकसित है, तो धीरे धीरे परंपराओं के माध्यम से विकास हुआ है। एक निश्चित समय में इनका संविधान लिखा नहीं गया। एक निश्चित समय के अंदर देश का भावी स्वरूप क्या होगा इसको सुनिश्चित करने के लिए जब विद्वानों की एक सभा बैठती है तो उसको हम संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। तो फिर भारतीयों ने भी ऐसी ही सभा की मांग शुरू की कि हम भी ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारत का संविधान तैयार करे, और यह संविधान इस प्रकार का हो जो जनता की आकांक्षाओं की, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो। अभी इस देश में जो भी नियम चल रहे हैं वो राजाओं की इच्छा पूर्ति करते हैं, ब्रिटिश लोगों की इच्छा पूर्ति करते हैं, औपनिवेशिक शासन सत्ता की इच्छा पूर्ति करते हैं, जनता की इच्छा पूर्ति नहीं करते। तो हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे, हमारी खुद की संविधान सभा बनाएंगे जो हमारी आत्मनिर्णय की अभिव्यक्ति होगी, हम क्या चाहते हैं ऐसा होगा। तब फिर संविधान सभा की इस देश के अंदर मांग उठना शुरू हुई, और ऐसा पहला जो दर्शन होता है वो होता है 1895 में, जब लोकमान्य तिलक ने स्वराज विधेयक रखा। तो लोकमान्य तिलक का जो स्वराज विधेयक है वो ऐसी पहली चर्चा है, और इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल। ये सब फैक्ट्स हैं। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने ये कहा कि देखिए आप पढ़िए कहां का 1919 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान निर्माण का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संविधान निर्माण का जो उत्तरदायित्व है वो किसका है? ब्रिटेन का है। तो ये ब्रिटेन का उत्तरदायित्व है। तो गांधी जी बोले कि हमें जो स्वराज चाहिए वो स्वराज ब्रिटिश लोगों का उपहार नहीं होगा। ये कहना हम संविधान देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें जो स्वराज चाहिए ना वो हमारा खुद का होगा, ये ब्रिटिश लोगों का उपहार नहीं होगा। तो गांधी जी ने मांग थोड़ा सा उठाना शुरू किया कि स्वराज हम हमारे हिसाब से लाएंगे और हमारी खुद की संविधान सभा के अकॉर्डिंग हमारा संविधान बनाएंगे। बात आई 1928 में। 1927 में साइमन कमीशन आया, लेकिन साइमन कमीशन फेल हो गया। साइमन कमीशन आया था 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसकी रिव्यू करने के लिए आया था कि ये कामयाब है या नहीं।
भारतीयों ने इस साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया तो बर्कनहेड करके, और भारत सचिव था, वो बोला कि तुम ये बताओ कि तुम भारतीय अपना संविधान तैयार कर सकते हो क्या? तुम ऐसे मेंढकों की तरह अलग अलग उछलते फिरते हो, तुम एक ताकड़ी में आ ही नहीं सकते, तुम संविधान तैयार नहीं कर सकते। तो इस चुनौती का फिर सामना करने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई गई जो भारत के संविधान का भावी खाका तैयार करेगी, और इसको हम कौन सी समिति बोलते हैं? नेहरू समिति। इस नेहरू समिति का अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू और इसका सेक्रेटरी था जवाहरलाल नेहरू। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और ये अन्य विरोधी दलों के नेता थे। एक सर्वदलीय समिति थी जिसमें सभी दलों के नेता थे, और इसको काम सौंपा गया कि ये क्या तैयार करेगी? भावी भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करेगी कि भारत का संविधान किस प्रकार का होगा। ये काम करना था इसको, नेहरू समिति को। लेकिन बाद में ये आपस में झगड़ पड़े। सर्वदलीय समिति किसी एक मुद्दे पे एक मत नहीं हो पाई। जिन्ना ने खुद का अपना 14 सूत्री कार्यक्रम और अलग से प्रस्तुत कर दिया। ऐसे करके ये काम सिरे नहीं चढ़ा। फिर आया 1934। 1934 में एम.एन. रॉय बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। मानवेंद्र नाथ रॉय ये थे बंगाली। बाद में ये जो बंगाल का आंदोलन छिड़ा 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, उस हिंसक आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल थे। बाद में इन्होंने देखा कि ये जो छोरे जो बंदूक उठाए, पिस्तौल उठाए घूम रहे हैं कि हम अंग्रेजों को मार देंगे, तो इतनी बड़ी शासन सत्ता के खिलाफ ये वाला चाल कामयाब नहीं हो सकती, और कुछ ऐसे प्रकरण होंगे। ये भारत छोड़ के और गायब हो गए, और गायब हो गए निकले कहां जाके? मेक्सिको के अंदर। मेक्सिको अमेरिका के जस्ट नीचे एक देश है जहां अमेरिका कह रहा है मैं दीवार खड़ी करूंगा। हाँ, ट्रंप वाला मेक्सिको जस्ट अमेरिका की बॉर्डर लगती है, नीचे वाली बॉर्डर पूरी जो उसकी दक्षिणी बॉर्डर है, वहां चले गए। वहां जाके और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, वहां मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कर दी उस देश के अंदर जाके। इस आदमी बहुत होशियार आदमी था। वहां फिर बाद में जब लेनिन ने क्रांति कर दी, रूस के अंदर आ गया और लेनिन का खास हो गया, और लेनिन ने इसको काम सौंपा कि अब तू कहां जा? भारत में जा। इससे पहले इसको चीन भेजा, फिर इसको भारत भेजा। तो ये बहुत बड़ा कम्युनिस्ट नेता था एम.एन. रॉय। बाद में एम.एन. रॉय ने टिक नहीं पाया। इंटेलेक्चुअल आदमी होते हैं, इनके मत बदलते रहते हैं। फिर यहां आया, थोड़े टाइम जेल जाल में रहा, फिर कांग्रेस में शामिल हो गया। फिर कांग्रेस में मैं अध्यक्ष बनूंगा, तो ये शताब्दी में छाई जाऊंगा, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं। तो कांग्रेस इसको क्या समझे? तो कांग्रेस ने इसको घास नहीं डाला, तो वापस कांग्रेस छोड़ के चला गया। फिर न तो एक कम्युनिस्ट रहा, सीपीआई का रहा, और न ये कांग्रेस का हुआ। ये शुरुआती सीपीआई का संस्थापक सदस्य है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, जो 1925 के आसपास बनी थी। बाद में ये देहरादून वगैरह उस साइड रहने लग गया, और वहां से एक ये मूवमेंट चलाया करता था नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म। तो ये नव मानवतावादी एम.एन. रॉय, इसने कहा, इंटेलिजेंट आदमी था, कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए। ऐसी ही मांगे स्वराज पार्टी ने भी उठाई। स्वराज पार्टी तब तैयार की गई थी जब गांधी जी ने 1921 के अंदर ये आंदोलन वापस ले लिया। कौन सा? ये असहयोग आंदोलन है ना। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी ने चोरी चोरा कांड के बाद। तब फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये नाराज हो गए, और तब उन्होंने खुद की पार्टी खड़ी की। कौन सी? स्वराज। इसने भी कहा कि हमें संविधान सभा चाहिए। और 1934 में कांग्रेस ने भी औपचारिक रूप से किसकी मांग शुरू कर दी? औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग शुरू कर दी। फिर 1936 का सम्मेलन, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन, इसमें भी यही मांगे उठाई गई। 1938 का हरिपुरा सम्मेलन जो गुजरात में हुआ, और 1936 का हुआ फैजपुर में। ये गलत तो नहीं है ना कहीं? 36 में गांव है, फैजपुर दिख रहा हूं, तो आप हटवा क्यों रहे यार?
और 1938 में हरिपुरा गुजरात वाला। इन दोनों सम्मेलनों में कांग्रेस ने अपना जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें भी ऐसी मांगे उठाई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस का, वो संबोधित कर रहा है इस सम्मेलन को, तो वो कह रहा है कि ये जो संविधान सभा बनेगी ये आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग होगी, आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग। तो ये ना थोड़े थोड़े कुछ सामूहिक मांग कथन है इसके नेहरू के, इनको ध्यान रखना, तो एक बार कथन पूछा हुआ है, इतना याद रख लेना कि आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग होगी संविधान सभा। ये आत्मनिर्णय का क्या चक्कर है बताओ? वुड रोलिस ने याद आ रहा है ना आपके? इस देश के नागरिक डिसाइड करेंगे कि यहाँ का संसद संचालन कैसे होगा, इसको आत्मनिर्णय बोलते हैं। तो ये आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग होगी। ये कहते हैं कि ये संविधान सभा बैठेगी ना, उसके बाद हम खुद का जो संविधान तैयार करेंगे, वो संविधान फिर जो पुरानी जितनी भी रूढ़िवादी संस्थाएं हैं सामाजिक राजनीति से उसको समाप्त कर देगा और नई प्रकार की संस्थाएं हम खड़ी करेंगे। और रूढ़िवादी संस्थाओं से, चाहे वो सामंतवादी हो और चाहे औपनिवेशिक, उनसे छुटकारा पा लेंगे। तो ऐसे करके और नेहरू ने फिर जोर शोर से मांग उठानी शुरू की संविधान सभा की। फिर गांधी जी भी भावुक हो गए, उन्होंने और जोरदार मांगे शुरू कर दी। उसके बाद आए गांधी जी। अब ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, ये घटना है 1939 और न्यूज़पेपर कौन सा है? हरिजन है, हाँ हरिजन। तो ये तो लेख का नाम है। तो उनने एक लेख लिखा द ओनली वे, एकमात्र रास्ता। ये कहता भारत की जितनी भी समस्या है ना, उनका एकमात्र समाधान कौन सा? यहाँ की संविधान सभा है, द ओनली वे। ये संविधान सभा क्या करेगी? तो इन्होंने कहा कि ये संविधान सभा ही है जो यहाँ की लोक इच्छा को प्रकट करेगी कि लोगों की इच्छा क्या है। इसके अलावा ये लोगों को राजनीतिक शिक्षा देगी और एक काम ये करेगी कि जितनी भी समस्याएं हैं, भले ही वो कौन सी हो, सांप्रदायिक, तो जितनी भी समस्याएं उनका समाधान क्या है? तो सांप्रदायिकता ने समस्या, उनका समाधान क्या है? राजनीतिक शिक्षा और लोक इच्छा की अभिव्यक्ति। ये एक ही रास्ता है और ये सारे काम कौन करेगी? संविधान सभा। तो अगर एक संविधान सभा बन गई तो लोग चाहते क्या है, इसका प्रकटीकरण हो जाएगा। लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलेगी कि हमें करना क्या है, आगे शासन संचालन। और सांप्रदायिकता जैसी जो विश्व समस्या, गरीबी है, सांप्रदायिकता है, जो भी समस्या मुंह बाई खड़ी है, उनका भी हमें समाधान मिल जाएगा। इसका समाधान बताएगी कौन? संविधान सभा। तो इस देश की समस्त बीमारियों का इलाज कहाँ है? संविधान सभा के पास। और ये मांग शुरू करी दी थी नेहरू जैसे लोगों ने कि संविधान सभा होगी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के ऊपर भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी। तो ये शुरुआती वो प्रयास है लोकमान्य तिलक का, 1922 में गांधी जी का ये कहना, फिर नेहरू समिति, फिर एम.एन. रॉय, स्वराज पार्टी और कांग्रेस, फिर 36 और 38 के कांग्रेस के अधिवेशन, और उसके बाद गांधी जी की चर्चा है हरिजन के अंदर। अब अंग्रेजों पे दबाव तो था ही कि आप जाइए, हमें छोड़िए, हमें मौका दीजिए कि हम हमारा संविधान खुद बना सके, ताकि हम हमारी नई संस्थाएं खड़ी कर सके और औपनिवेशिक गुलामी और राजतंत्र से छुटकारा पा सके और इस देश की जनता की जो आकांक्षाएं हैं, सौपन है, उनको पूरा कर पाए। तब फिर ऐसा दबाव बनाया गया 1939 में, जब क्या शुरू हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कांग्रेस ने कहा कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करें। तब फिर 1940 में तत्कालिक वायसराय थे जो भारत के, लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने कहा कि भारत का संविधान कौन लिखेंगे? भारतीय। लेकिन कौन लिखेगा ये नहीं बताया कि भारतीय संविधान भारतीय लिखेंगे, लेकिन लिखेगा कौन? भारतीय संविधान सभा का इसमें कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी।
तो लॉर्ड लिनलिथगो का प्रस्ताव जो अगस्त में आया था, इसलिए इसको कौन सा प्रस्ताव बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का जो मेन मंतव्य था वो था कांग्रेस का और भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग लेना। ये था इसका मेन मोटिव, भारतीयों को संतुष्ट करना। 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स का प्रस्ताव आया। इसमें कहा गया कि भारत के लिए हम क्या बनाएंगे? एक संविधान सभा। तो पहली बार औपचारिक रूप से इस मांग को कब स्वीकार कर लिया गया? क्रिप्स प्रस्ताव। लेकिन कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी क्रिप्स प्रस्ताव में। इसमें आश्वासन भरे पड़े थे कि हम कर देंगे, ये नहीं लिखा था किस डेट को कर देंगे। तो ऐसे में फिर नेहरू और गांधी जैसे लोगों ने इसका क्या कर दिया? विरोध। तो क्रिप्स प्रस्ताव को न तो जिन्ना ने स्वीकार किया न कांग्रेस ने स्वीकार किया, और ये कह के कि आउटडेटेड चेक है, इसकी अवहेलना कर दी। क्रिप्स प्रस्ताव भी नहीं हुआ। फिर आया 1946। अब पूरा वैश्विक माहौल बदल चुका है, क्योंकि 1945 तक आते आते सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो चुका है। अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, ब्रिटेन विजेता बन गया है। और 1945 के कोई लास्ट के महीनों में चुनाव होते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में चुनाव लड़ रही है दो बड़ी पार्टियां, एक है कंजर्वेटिव पार्टी जिसका अध्यक्ष चर्चिल है, दूसरी है लेबर पार्टी जिसने अपना प्रधानमंत्री घोषित कर रखा है क्लीमेंट एटली को, जो बहुत बड़ा फेबियनवादी है। और चुनाव हुए तो कौन हार गया? चर्चिल, युद्ध का हीरो चर्चिल चुनाव हार गया। और समाज कल्याण के नाम के ऊपर, सोशल डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर और कल्याणकारी राज्य के नाम के ऊपर, और ये कह के कि मैं ब्रेवरिज रिपोर्ट लागू करूंगा, कौन जीत गया? क्लीमेंट एटली। तो 1945 के लास्ट महीने में सरकार आई क्लीमेंट एटली की। अब 45 में परिदृश्य चेंज हो चुका है। अब ब्रिटेन वो देश नहीं है जो पूरे संसार की राजनीति को अपने चारों ओर केंद्रित रखता है, बल्कि अब दो नई शक्तियां उभर रही है, यूएसए और यूएसएसआर। यूके का बहुत बड़ा नाम नहीं है, नंबर एक। दूसरा, ब्रिटेन खुद के लफड़ों से नहीं आजाद हो पा रहा, क्योंकि युद्ध में उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो दो शक्तियां उभर रही है, ब्रिटेन खुद कमजोर हो गया है। तीसरा, भारत अब उसके लिए बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि अब भारत माहौल बनाने के लिए जरूर है कि भारत हमारे अंडर में है, बाकी भारत से अब फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि भारत से जो आ रहा है वो कम आ रहा है, और भारत में प्रशासन चलाने के लिए खर्चा क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, और इनकम कम हो रही है। तो भारत में क्योंकि अब जगह जगह लोग जागरूक हो गए, अंग्रेजों का विरोध करने लगे, इतने लोगों को दबाने के लिए प्रशासन की संख्या भी क्या करनी पड़ी है? उतना ही ज्यादा। आपको जगह जगह छावनियां बनानी पड़ रही है, आपको जगह जगह है ये जिले बनाने पड़ रहे हैं, उपखंड बनाने पड़ रहे हैं, पटवारियों की भर्ती करनी पड़ रही है, न्यायाधीशों की भर्ती करनी पड़ रही है, पुलिस रखनी पड़ रही है। तो इस पूरे जो प्रशासनिक लवाजमे पे जो खर्चा हो रहा था प्रशासन के ऊपर, वो इतना नहीं था कि जितना भारत से क्या इकट्ठा हो रहा था रेवेन्यू, क्योंकि भारत था वो सोने की चिड़िया चली गई, चिड़िया रह गई थी, तो उसका करें क्या अंग्रेज? तो ऐसे माहौल में जब ब्रिटेन खुद कमजोर हो गया है, भारत से उसको फायदा नहीं हो रहा है, तो क्लीमेंट एटली कोई देवता नहीं है कि वो लेबर पार्टी का तो देवता होगा कोई, नहीं, वो परिस्थिति ऐसी थी। सारे देश आजाद हुए थे, भारत को भी तो होना ही था। देर सवेर हो जाता, उल्टी का बढ़िया होता कि हम पीट के उनको भगाते। तो उसने कहा कि अब भारत की परिस्थितियां देखो, क्या भारतीय खुद का राज चला सकते हैं? तो भारत की भावी राजनीतिक स्थिति क्या होगी, अंग्रेज उसमें क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, इस सब मुद्दे पे विचार करने के लिए उसने अपने कैबिनेट के 3 सदस्य भेजे, जो प्रधानमंत्री एटली है और उसकी कैबिनेट के 3 मंत्री, कैबिनेट लेवल के मंत्री। तब 1946 में कौन सा आया? कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन आया, ये मिशन आया मार्च में, मार्च 1946।
और 2 महीने बाद इसने रिपोर्ट दे दी मई 1946 में। और इसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन का प्लान। कैबिनेट मिशन का प्लान आ गया है मई में, और इस प्लान में स्वीकार कर लिया गया है कि भारत की होगी एक संविधान सभा, और ये बनाई जाएगी किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा। और इसकी डेट और आगे की जल्दी शुरुआत करते हैं इसकी। तो संविधान सभा की स्वीकृति की पहली जो है वो तो आगे क्रिप्स मिशन ने सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन औपचारिक रूप से स्थापना की गई संविधान सभा किस प्लान के तहत की गई? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो हमारे देश में जो संविधान सभा बनी वो अमेरिकियों की तरह हमने स्वयं ने नहीं बनाई, बल्कि वो किसके कहने से बनाई हमने, या किसके प्लान के तहत बनाई? वो अंग्रेजों का प्लान था कि ऐसे ऐसे आप संविधान सभा बनाओ। तब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमने संविधान सभा का गठन किया। तो हमने बाकी चीजों के अलावा अगस्त प्रस्ताव देखा, क्रिस्प प्रस्ताव देखा, और कैबिनेट मिशन पर का प्रस्ताव और प्लान देखा हमने। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कैबिनेट मिशन का प्लान क्या था जो भारत के बारे में था, उसकी हम चर्चा करते हैं। इसको कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं, पहले तो ये बताओ आप। क्योंकि इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री आए थे। ये एक क्या लेके आए थे? मिशन लेके आए थे कि भारत की भावी परिस्थितियां और भावी स्थितियां क्या होगी, ये था। और फिर इन्होंने जो प्लान दिया मई 1946 में। अब ये प्लान हमारे पास है, ये क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान ने ये कहा कि भारत एक फेडरेशन बनेगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत एक संघ बनेगा। तो क्या भारत एक संघ बना? क्या भारत तो संघ नहीं बना, भारत तो बन गया यूनियन ऑफ इंडिया। और ये क्या बनाना चाह रही है इसको? फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत एक संघ बनेगा, इसका मतलब ये चाहते थे कि भारत एक कैसा संघ बने? ढीला डाला सा एक संघ बन जाए। इस फेडरेशन के अंदर कौन कौन शामिल होंगे? कि इसमें शामिल होंगे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविनेंस बोलते हैं इनको, ब्रिटिश राज्य कह दो, सही शब्द है ब्रिटिश प्रोविनेंस। और इसमें शामिल होगी देशी रियासतें। इनके मिलने से ये बनेगा, देशी रियासतों के मिलने से ये मिलेगी तो एक फेडरेशन बनेगा। ऐसी एक फेडरेशन की चर्चा 1935 में हुई थी, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ी। 1935 में इसलिए सिरे नहीं चढ़ी कि देशी रियासतों ने मिलने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो फिर इसको एक फेडरेशन बनाएंगे। इस फेडरेशन में जो अवशिष्ट शक्तियां होगी, अब बताओ ढीले ढाले संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? ये होगी राज्यों के पास। जबकि 1935 के दिने में बताओ ये किसके पास थी? नहीं, गवर्नर जनरल के पास। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों के अलावा अब फिर ये फेडरेशन क्या करेगा? संघ क्या करेगा? तो संघ करेगा विदेश, रक्षा और संचार। तो मुद्रा कह लो, रक्षा में विदेश आ ही गया, तो रक्षा, संचार और मुद्रा के अलावा ये कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। और क्या होगा कि भारत एक फेडरेशन बनेगा और इस फेडरेशन का एक संविधान होगा। पाकिस्तान निर्माण नहीं होगा, एक ही फेडरेशन होगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की कोई मांग स्वीकार नहीं की इस कैबिनेट मिशन प्लान। दूसरा, इस कैबिनेट मिशन में यह लिखा हुआ है कि भारत के लिए क्या होगी? एक संविधान सभा। अब भारत के लिए जो संविधान सभा है वो कैसी होगी? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो पूरा मिशन बन के आया उसमें थे कौन, और संविधान सभा के लिए इन तीनों ने क्या रिपोर्ट दी है, हम इसकी चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट है कि इंडिया फेडरेशन होगा, एकात्मक नहीं होगा, यूनिटरी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? फेडरल होगा। फेडरल भी ढीला डाला होगा, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होगी, और एक संविधान सभा होगी। अब ये जो रिपोर्ट देने वाले हैं वो 3 व्यक्ति हैं।
इसमें से एक है पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस भारत मंत्री है। 1857 की क्रांति के बाद जो परिवर्तन किया गया वो ये किया गया कि राज कंपनी से ले लिया गया और किसके पास आ गया? ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे नियंत्रण नहीं रखेगी 1858 के अधिनियम के माध्यम से, बल्कि कौन रखेगा? ब्रिटिश सरकार खुद नियंत्रित करेगी भारत को। तब भारत पे इस नियंत्रण को करने के लिए भारत में गवर्नर जनरल बनाया गया। वायसराय को गवर्नर जनरल और बना दिया। तो ये दो पद थे, वायसराय और गवर्नर जनरल। आदमी एक ही होता था। भारत दो थे, एक था ब्रिटिश भारत और एक रियासती भारत। ब्रिटिश भारत में वो इलाके आते थे जो डायरेक्ट किसके अंडर में थे? अंग्रेजों के अंडर में। बीच में कोई नहीं होता था, अंग्रेज खुद राज करते थे। दूसरे थी रियासती भारत, जहां पहले अंग्रेज है, फिर राजा बैठे या फिर प्रजा बैठी। यहां अंग्रेजों और प्रजा के बीच में कोई नहीं था। यहां कौन बैठा है? राजा बैठा है। आप अगर अजमेर मेरवाड़ा के नहीं है आप में से कोई, तो बताओ आप इसमें से किस भारत में आते हैं? आप देशी रियासतों के अधिकांश, आप में से 95% अजमेर मेरवाड़ा वालों को छोड़ के। तो हम ये जो पैट्रिक लॉरेंस था ये उस पद के ऊपर है जिसको हम क्या कहते हैं? भारत मंत्री। तो मैंने कहा उस टाइम दो पद बनाए गए 1858 से। एक तो भारत मंत्री बनाया गया। भारत मंत्री बैठता है लंदन के अंदर और भारत मंत्री का काम है भारत के मामले देखना। और वो कैबिनेट लेवल का मंत्री है। इतना बड़ा मंत्री है कि उसको कौन सा दर्जा दिया गया? कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो भारत मंत्री यहां किसको कहता है काम करने के लिए? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल रिपोर्ट किसको करता है? भारत मंत्री को। भारत मंत्री आगे प्रधानमंत्री को बता देता है, वो कैबिनेट का मिनिस्टर है। तो यहां उस गवर्नर जनरल और वायसराय के माध्यम से वो भारत के बारे में पूरी रिपोर्ट प्राप्त करता है। तो पैट्रिक लॉरेंस भारत मंत्री था, भारत के मामले देखने वाला मंत्री, जो ब्रिटेन की कैबिनेट में था। दूसरा व्यक्ति है स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्योंकि क्रिप्स पहले आया हुआ है, ये भारतीयों के बारे में जानता है। तीसरा जो व्यक्ति है वो है एवी अलेक्जेंडर, ये भी वहां कैबिनेट मिनिस्टर है। ये तीन लोग आते हैं और इसी को हम क्या कौन सा मिशन बोलते हैं? कैबिनेट मिशन। और ये है मई 1946 की कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट, जो कहते हैं भारत एक फेडरेशन बनेगा और भारत की एक संविधान सभा। अब ये इन तीनों ने मिलकर जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ क्या है संविधान सभा के बारे में? यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, इसकी हम चर्चा करते हैं कि संविधान सभा बनेगी कैसे, कितने सदस्य होंगे, इनका चुनाव कैसे होगा, या मनोनीत होंगे या कैसे होंगे। तो अब हम जो कैबिनेट मिशन प्लान ने मई 1946 इसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में क्या कहा, संविधान सभा के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले है कि भारतीयों का जो संविधान होगा उसको कौन तैयार करेगी? संविधान सभा। नंबर 1, ये संविधान सभा दो प्रकार के संविधान तैयार करेगी। एक ये संविधान तैयार करेगी संघ का, और दूसरा एक किसका करेगी? राज्यों का। क्वेश्चन तैयार कि भारत में फेडरेशन होगा, उसके संविधान अलग अलग होंगे, राज्यों का अलग होगा और संघ का अलग होगा। कौन कह के जा रहा है? कैबिनेट मिशन प्लान। लेकिन बाद में हमने देखा कि हमने संविधान क्या तैयार किया? एक ही तैयार किया, जब शुरुआत में राज्यों का अलग था। इस संविधान सभा ने कहा, हमें पता चल गया ना संघ किससे बनेगा, कि ये जो संविधान सभा होगी इसमें जो टोटल सदस्य होंगे वो होंगे 389। इन 389 को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक वो है जो ब्रिटिश प्रोविनेंस के हैं या ब्रिटिश प्रांत के हैं,
दूसरे नंबर पे आएगा वो भारत जिसको हम कौन सा बोलते हैं, रियासती भारत। तीसरे नंबर के ऊपर इस रियासती भारत के ऊपर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने जगह जगह कुछ और चीजें भी बना रखी थी। कुछ इलाके वो केंद्र शासित प्रदेश टाइप थे, इनको बोलते थे ये चीफ कमिश्नर। यहां चीफ कमिश्नर बैठता था इनका, तो चीफ कमिश्नरीज। ये इलाके थे 4। रियासतें हम पढ़ते हैं लगभग कितनी थी, 562। और ब्रिटिश प्रांत है कितने, 9। अब इन ब्रिटिश प्रांत जो 9 है, यहां से जो कुल सदस्य जाने थे वो जाने थे 292। रियासती भारत भले याद मत करो रियासतें कितनी थी, यहां से जाने थे 93 और यहां से जाने थे 4, और ये टोटल हो गए हैं 389। अब 9 ब्रिटिश प्रांत हैं। उन 9 ब्रिटिश प्रांतों में कई बार नाम पूछ लेते हैं। एक प्रांत है मद्रास, एक है बंबई, जो सीधे अंग्रेजों के द्वारा संचालित है। ऐसा ही एक प्रांत है पश्चिमी बंगाल, या उसने बंगाल कह लो आप, बाद में टुकड़े हो गए ना। ऐसा ही एक प्रांत है बिहार, ऐसा ही है एक उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ऐसा ही एक प्रांत है असम। उसके बाद 2 प्रांत है, एक संयुक्त प्रांत और एक है मध्य प्रांत है। मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत बोलते हैं यूपी को और मध्य प्रांत बोलते हैं एमपी को। तो एक संयुक्त प्रांत है और एक है मध्य प्रांत, बरार, सीपी बरार। ये कितने हो, 9 वेग नहीं हुए भैया, 8 हो गए। एक पंजाब, संयुक्त पंजाब पेप्सू वाला, ये ऐसे करके 9 इलाके हैं। यहां से जाएंगे कितने, 292। इन 562 रियासतों से जाएंगे 93। अब आंकड़ों से मत खेलना, बड़ी बड़ी संख्या याद रखना। मजे आते हैं ना आंकड़े, खोद खोद के आंकड़े याद करना, उन पे मत जाना ज्यादा कि वहां इतना लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है। ये था शुरुआती माहौल। अब इनमें जो सबसे ज्यादा जाने थे वो कहां से जाने थे, संयुक्त प्रांत से। दूसरे नंबर पे है मद्रास। तो संयुक्त प्रांत एक नंबर पे, यहां से कोई 55 जाने थे, ये मेरे याद नहीं रहते। फिर दूसरे नंबर पे मद्रास, यहां से शायद 49 जाने थे। और तीसरे नंबर पे है यहां बिहार, ये थर्ड है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये जाने थे। अब आप इसमें अगर डीप करना चाहें तो इन 9 के क्या कर लो, अलग अलग याद और कर लो, अगर बहुत ज्यादा आप डीप अध्ययन करना चाहते हैं। वरना ये 3 से काम चल जाएगा। आगे लिखा हुआ है इनकी संख्या, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बिहार। यूपी से सबसे ज्यादा या संयुक्त प्रांत से जाएंगे, फिर मद्रास से जाएंगे, और फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा, बिहार आएगा। पूरे रियासती भारत से 93 जाएंगे। चीफ कमिश्नरी 4 है, उनमें एक है खुद दिल्ली। अब दूसरा है अजमेर, मेरवाड़ा। तीसरा है कोडगू यानी कुर्ग। और चौथा है उत्तर, ये तो है नेफा, नॉर्थ ईस्ट, और वो है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। जहां हम एक अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिखते थे। वो नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। ये भारत के पूर्व में था और वो पश्चिम में इस साइड है। इसका सही नाम, एक नाम और, आजकल हम इसको क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान। पहले उसका नाम था उत्तर पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी बलूचिस्तान, जो आजकल पाकिस्तान में बलूच जहां रहते हैं, बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरीज है। अब अंतर क्या है, दरअसल ये है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल हम इनको केंद्र शासित प्रदेश टाइप कहते हैं ना, ये वैसे हैं।
यहां चीफ कमिश्नर बैठता है, जबकि ये जो 9 ब्रिटिश प्रांत है यहां चीफ कमिश्नर नहीं बैठता, बल्कि यहां बैठता है गवर्नर। और गवर्नर को अपन राज्यपाल तो नहीं कहेंगे, गवर्नर ही बोलेंगे। यहां गवर्नर बैठता है और यहां चीफ कमिश्नर बैठते हैं और यहां गवर्नर बैठता है। रियासती भारत में राजा बैठते हैं और राजाओं के ऊपर कौन बैठता है बताओ? राजाओं के ऊपर बैठता है वायसरॉय। तो ये इनके ऊपर कौन बैठता है? चीफ कमिश्नर के ऊपर और गवर्नर के ऊपर गवर्नर जनरल बैठता है। आदमी एक ही होता है, पद 2 लेता है। जब राजाओं के साथ डील करता है तो वायसराय कहलाता है, और जब ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर को डील करता है तो क्या कहलाता है? वो गवर्नर जनरल कहलाता है। तो ब्रिटिश प्रांतों में राज्यपाल इन गवर्नर बैठते हैं, यहां चीफ कमिश्नर बैठते हैं। अब ये आ गया भारत इस प्रकार बना हुआ है। अधिकांश जो इलाके हैं ना वो अंग्रेजों के डायरेक्ट अंडर में है। लगभग 76-77% इलाका अंग्रेज स्वयं संचालित करते थे, और बाकी में बचा हुआ जो कोई 20-22-25% भारत था वो किसके पास था? रियासती भारत के पास। तो रियासती भारत बहुत बड़ा नहीं था, अधिकांश भाग पे तो अंग्रेज खुद राज करते थे। धीरे धीरे राजाओं को हटा के खुद ही राज करना शुरू कर दिया था। कभी अवध के राजा को भगा दिया, कभी कहीं के राजा को भगा दिया, खुद राज करते थे वो। अब आगे यहां से सदस्य तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे? मुद्दा तो ये है। अब इनका क्या करवाना है? चुनाव करवाना। कैसे करवाएं चुनाव? 9 प्रांत है, तो ये कहा गया कि चुनाव करवाते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग। जिसकी प्रांत की, जिस रियासत की, जिस चीफ कमिश्नर, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से सदस्य क्या जाएंगे? ज्यादा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिटिश प्रांत यहां से तो एक एक जाएगा सबसे, यहां जनसंख्या से फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से प्रत्येक से एक जाएगा। तो ज्यादा जनसंख्या जहां है उसी से ज्यादा जाएंगे। तो जनसंख्या के आधार पे सीटें बांटी गई, और 10 लाख पे कितनी सीट मानी गई? 1। तो जिसकी जितनी जनसंख्या थी उसको उतनी सीटें दे दी। तो चाहे वो ब्रिटिश प्रांत थे और चाहे रियासती भारत था, इनमें जो सीटों का आवंटन किया गया वो किस अकॉर्डिंग किया गया? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। 10 लाख पे 1 सीट है। अब सीधे ब्रिटिश प्रांतों पे चलते हैं कि यहां से क्या होगा। अब ब्रिटिश प्रांतों से आपके प्रतिनिधि जाने हैं संविधान सभा में, ये जाएंगे कैसे? तो जाएंगे कैसे? तो शुरुआत से कांग्रेस कह रही है कि वयस्क मताधिकार होगा, भारत के लोग खुद चुनेंगे किसको? संविधान सभा के सदस्यों को। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान में लाया कि इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कब वोट बढ़ेंगे कब नहीं बढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि ब्रिटिश प्रांत से जो लोग जाएंगे उनका चुनाव कैसे होगा? मुद्दा तो ये है। तो इसके चुनाव के लिए पहले तो ये निर्धारित किया गया कि चुनाव क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जाएगा। ये सामान्य होंगे, ये मुस्लिम होंगे और ये सिख होंगे। जिस भी क्षेत्र में जिसकी जितनी भी जनसंख्या है उसको उतने ही सीट आवंटित कर दी जाएगी। पंजाब में मान लेते हैं कि, मुझे पता नहीं कितनी सीटें याद नहीं है, पंजाब से 20 सीटें हैं और सिख वहां की जनसंख्या के 80% है, तो सिखों को वहां कितनी सीटें दी जाएगी? 16। उसके बाद वहां 10% हिंदू है तो उनको 2, और 10% मुस्लिम है तो उनको 2 सीटें। अपने अपने सीटें ले लो, अपने अपने हिसाब से वोट डाल लो। तो ऐसे करके जनसंख्या को 3 भागों में बांट लिया गया, यानी 3 प्रकार के लोग जाएंगे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। अब खड़ा कोई भी हो सकता है। सामान्य की सीट के ऊपर कांग्रेस भी अपना सदस्य खड़ा कर सकती है, मुस्लिम लीग भी कर सकती है, अकाली दल भी कर सकता है, कोई सी पार्टी अपना सदस्य खड़ा कर सकती है। ऐसे मुस्लिम सीट के ऊपर प्रत्याशी मुस्लिम खड़ा होगा, लेकिन पार्टी कोई भी हो सकती है। कांग्रेस भी तो अपना मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। ऐसा ही सिखों के साथ होगा। तो चुनाव होगा, उसमें सीटें कितने आधार पे डिवाइड होगी? 3 संप्रदायों के आधार पे, सामान्य, मुस्लिम और सिख में डिवाइड होगी। अब मुद्दा आ गया चुनाव कैसे होगा। तो इन्होंने कहा चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव कराना, वयस्क मताधिकार के ऊपर चुनाव कराना संभव है नहीं है। वो तो तब संभव हो ना जब सब जनता के वोट बन जाए। अभी देश आजाद ही नहीं हुआ है, वोट बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। तो वयस्क मताधिकार पे संभव है नहीं है। कौन वोट दिलवाएगा?
तब कहा गया कि चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष। तो इसका मतलब कौन से चुनाव नहीं होंगे? प्रत्यक्ष। तो क्या संविधान सभा भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित थी क्या? बताओ। नहीं थी। भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित है, इसे नहीं कहेंगे, निर्वाचित नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थी। भारतीयों ने, भारतीय नागरिकों ने, जनता ने वोट नहीं डाले संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए। तो कैसे डाले? तब फिर इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे हुआ? कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य हैं, ये 9 प्रांत है ना, यहाँ खुद की असेंबलीज है, इनके खुद की विधान सभाएं हैं, और कई राज्यों में वो विधानसभा द्विसदनीय है और कई राज्यों में वो एक सदनीय है। लेकिन एक सदनीय है, उनमें एक सदन तो पक्का ही है, कौन सा? निम्न सदन तो होगा ही, तो लोकप्रिय सदन होता है। कईयों में द्विसदनीय है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो ये काम दिया गया प्रत्येक राज्य की विधायिका के कौन से सदन को? निम्न सदन। निम्न सदन कौन सा सदन था बताओ? लोकप्रिय सदन। हम चर्चाएं कर चुके हैं इसकी। लोकप्रिय सदन निम्न सदन को दिया गया, और निम्न सदन को यह कहा गया कि आप इस आधार पे वोट डालेंगे, सामान्य, मुस्लिम और सिख के आधार पे। चुनाव की जो पद्धति होगी वो होगी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। सीटें और ये भाग दे के उतना वो आपको लिया जाएगा, इस आधार पे वोट होंगे। तो अब जो चुनाव हुआ वो हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन, निम्न सदन के द्वारा एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो ब्रिटिश प्रांतों से ऐसे कितने सदस्य चुन के आए? फिर 292। अब आगे देशी रियासतों से कैसे आएंगे? तो देशी रियासतों को यह कहा गया, इस कैबिनेट मिशन प्लान में लिखा हुआ है कि देशी रियासतों के जो सदस्य आएंगे ना, वो कहां से आएंगे, उसकी चर्चा करते हैं। तो हमने एक तो देख लिया कि संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से क्या थी? निर्वाचित सभा थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी। अब हमारे पास रियासती भारत है, यहां से कैसे आएंगे? तो 10 लाख की जनसंख्या से एक आएगा, तो जिस की जनसंख्या रियासत की ज्यादा होगी वहां से ज्यादा आएंगे। सबसे ज्यादा 16 बैठते थे हैदराबाद में, क्योंकि सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे अमीर और बड़ी रियासत थी हैदराबाद। वहां से संविधान सभा में 16 सदस्य आने थे, लेकिन उन्होंने कभी भेजे ही नहीं। ये 16 सीटें हमेशा ही क्या रही? खाली रही। कौन से रियासत की? हैदराबाद की। उसके बाद जो बड़ी रियासत थी उसके अकॉर्डिंग आते गए। फिर बड़ी रियासत मतलब जनसंख्या में बड़ी रियासत, तो हैदराबाद की सबसे बड़ी थी। अब ये कैसे जाएंगे? तो इस कैबिनेट मिशन प्लान में ये है कि ये जो रियासतों के राजा है, ये वहां से संविधान सभा के सदस्यों का क्या करेंगे? इनका नॉमिनेशन करेंगे। ये नॉमिनेटेड होंगे, ये इलेक्टेड नहीं होंगे बल्कि नॉमिनेटेड होंगे। देखिए, नॉमिनेशन होता है बिना चुनाव के किसी को अपने हिसाब से, अपने मन से मनोनीत कर देना। इलेक्टेड होता है उनका क्या करना? चुनाव करना। तो ये मनोनीत होंगे। बाद में क्या हुआ? इसमें परिवर्तन कर दिया। जब संविधान सभा बन गई, इन लोगों के चुनाव हो गए, ब्रिटिश प्रांत वालों के, तो उसके बाद एक और प्रावधान आया कि ऐसे नहीं करेंगे, अकेले राजा को छूट नहीं देंगे। ऐसा करते हैं, एक नेगोशिएशन कमेटी बनाते हैं जिसमें ब्रिटिश प्रांत से जो संविधान सभा के सदस्य गए वो बैठ जाएंगे कुछ, और एक हो जाएगा राजा। तो संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों वाले पदाधिकारियों से बन के और राजा से बन के एक नेगोशिएशन समिति बनती थी, जिसको नेगोशिएशन क्या होता है बताओ? समझौता समिति। समझौते को नेगोशिएशन कह दो। क्या आप क्या नाम दे रहे हो? वार्तालाप समिति। समझौता है वार्तालाप, नेगोशिएशन कमेटी बैठेगी। अब बताओ उस नेगोशिएशन कमेटी में होगा कौन? उस नेगोशिएशन कमेटी में तो राजा होगा और ये वाले इनमें से कुछ सदस्य हो जाएंगे। और अब जो ब्रिटिश भारत से सदस्य आएंगे वो अकेले मनोनीत नहीं होंगे, बल्कि कुछ मनोनीत होंगे और कुछ वहां से निर्वाचित होंगे। अब मुद्दा आ गया, निर्वाचन कैसे होगा? तो कई जगह नगर पालिकाएं थी, उन नगर पालिकाओं के जो मेंबर थे उनसे कहा गया कि आप अपने यहां से निर्वाचित करके भेजो। किसको?
संविधान सभा के सदस्य को। जैसे जय नारायण व्यास को जोधपुर के नगर पालिका ने निर्वाचित करके भेजा था, वो वहां के राजा के द्वारा मनोनीत है। तो कुछ सदस्य थे रियासती भारत से, वो तो मनोनीत होके गए, और कुछ सदस्यों का क्या किया गया, निर्वाचन किया गया। जहां कोई लोकतांत्रिक संस्था थी नहीं विद्यमान, वहां से फिर इनका मनोनयन करके भेजा गया। तो रियासती भारत से जो सदस्य गए वो दो तरीके से गए, कुछ तो यहाँ निर्वाचित हो गए, लेकिन निर्वाचन भी बताओ किस प्रकार का है, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है? पहले बताओ अप्रत्यक्ष निर्वाचन कौन सा होता है, पहले प्रत्यक्ष बताओ। प्रत्यक्ष डायरेक्ट जनता वोट डाले वो प्रत्यक्ष, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब आगे प्रतिनिधि चुने वो अप्रत्यक्ष। भारत की राज्यसभा के सदस्य कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष, बस वही संविधान सभा में। तो यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य आए, और यहाँ और कौन से आए, मनोनीत सदस्य। अब बच गई 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के। तो दिल्ली से देशबंधु जी आए हैं, अजमेर मेरवाड़ा से वो कौन से भार्गव, दीन उपाध्याय ने, भार्गव था, कौन सा नाम उसका, कौन सा बिहारी है, मुकुट बिहारी, मुकुट बिहारी भार्गव आए, मुकुट भार्गव बोल देते हैं। और कुर्ग से आए कोई पूनामा जी थे, वो आए। बलूचिस्तान का देखो मुझे नहीं मिला। अब दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा का तो ये था, इनका क्या लिखा हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान में ये प्रावधान था कि इन क्षेत्रों से जो केंद्रीय विधायिका है उसके जो सदस्य है यहां से, वही सदस्य कहां ले लिए जाएंगे, संविधान सभा में। अब बताओ कौन जाएगा, चीफ कमिश्नर में कौन बैठेगा? चीफ कमिश्नर से कैसे होगा चुनाव? चुनाव नहीं होगा, बल्कि यहां पहले चुनाव हो रखे हैं, और वहां के लोग कहां बैठे हैं, सेंटर वाली संसद के अंदर बैठे हैं, उन्हीं को ले लिया जाएगा वहां। तो यहाँ एक सेंटर के अंदर एक लोकसभा टाइप की एक संसद का एक पार्ट बना हुआ था, उसके सदस्य थे देशबंधु और मुकुट बिहारी भार्गव, उनको तो वैसे ले लिया गया। कुर्ग से कोई था ही नहीं वहां, तो वहां इसके क्या कराए गए, वहां कोई विधायिका थी, उससे इसका चुनाव कराया गया कुर्ग वाले का। तो ये तो आ गए, चूंकि ये पहले ही संसद के सदस्य थे ब्रिटिश संसद वाली के, तो 2 तो वहां से आ गए। कुर्ग वालों का वहां की विधायिका से चुनाव करवा लिया गया, बलूचिस्तान का मुझे पता नहीं चला। तो 4 ये आए फिर, और फिर ये सारा हुआ, ऐसे करके काम करना था। तो अब ये बताओ कि संविधान सभा है, इसके जो सदस्य हैं वो आए कैसे? वो आंशिक रूप से नहीं, वो बहुल रूप में है अप्रत्यक्ष निर्वाचित, और आंशिक रूप से क्या है, वो मनोनीत। यानी अधिकांश सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, और कुछ सदस्य क्या है, मनोनीत है। और लेकिन कुछ ये भी तो है, ये इनको तो आप क्या मानोगे, है तो चुनाव इनका, लेकिन चुनाव किसी और के लिए था, फिर वो कहीं और चले गए। तो ऐसे करके और संविधान सभा की पूरा एक खाका तैयार किया गया। अब फिर इस खाके को इंप्लीमेंट किया गया। कितने सदस्यों को बनाना है, 389 सदस्य। अब चूंकि मई में रिपोर्ट आई है, मई में रिपोर्ट आई है कि चलो बनाते हैं, तो जुलाई में फिर क्या करवाए गए, जुलाई 1946 में इलेक्शन करवाए गए। कहां? ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से कहा गया कि अब आप सदस्य चुनो। सदस्य चुनना शुरू हो गया, सदस्य चुन लिए गए। जब रिजल्ट आया ना, रिजल्ट आया तो ये जो 292 सीटें, अधिकांश सीटें कौन जीत गई, कांग्रेस जीत गई। लगभग 292 में से 208 सीटें कांग्रेस जीत गई। यहां तक कि मुसलमानों के लिए जो निर्धारित स्थान से वहां भी कौन जीत गई, कई जगह कांग्रेस जीत गई, क्योंकि कांग्रेस ने वहां मुसलमान खड़े किए, वो भी जीत के आ गए। हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये भी इतना सीटें ले लेगी, कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी, किसके प्रति, जिन्ना के प्रति। तो जिन्ना प्रफुल्लित भी है और जिन्ना उदास भी है। जिन्ना प्रफुल्लित तो इससे है कि वो 73-74 सीटें जीत लाया है, यानी मुसलमानों ने एक तरफा लगभग 90% मुसलमानों ने किसको वोट दिया है, जिन्ना को। जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग।
अब जिन्ना को ये पता चल गया है कि मुसलमानों की पार्टी बनाने में मैं मुस्लिम लीग को कामयाब हो गया हूं। आज तक कांग्रेस ये कहती थी कि मैं भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती हूँ, सिखों का, मुसलमानों का और हिंदुओं का और दलितों का, सब मैं ही हूं। अब उसको पता चल गया कि ये तो मैं हूं मुसलमानों की पार्टी। अब मैं जब सब मुसलमानों को एक कर सकता हूं इस पार्टी के नाम पे, ये इनकी सिंपैथी और इनकी जो धान है मेरी तरफ है, तो क्यों नहीं मैं कुछ और मांगू। तो जुलाई के लास्ट तक जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो इसको पता चला कि मुसलमान मेरे हो गए। और अब अगर संविधान सभा बैठेगी भी थी तो हमारी संख्या इतनी नहीं है कि हम संविधान सभा में अपने अकॉर्डिंग कोई काम करवा पाए, क्योंकि कोई भी जब ऐसी इलेक्टेड या ऐसी कोई संस्था बनती है उसमें बहुमत से निर्णय होते हैं। तो बहुमत से निर्णय हो गया तो 73 और कहां 208 टिकेगी नहीं अपने प्रस्तावों को लेके। यहां मुस्लिम लीग जब कोई अपन चाहते हैं कि भारत में ऐसा शासन लाएंगे, राष्ट्रपति की उम्र 40 साल रखेंगे, कांग्रेस ने ये कहा, तब मुस्लिम लीग प्रस्ताव रखेगी संविधान सभा, नहीं उसको हम 30 साल का रखेंगे। तो कौन सा प्रस्ताव पारित होगा? कांग्रेस वाला, क्योंकि बहुसंख्यक है वो, यहां तो बहुमत चलेगा। तब फिर जिन्ना को लगा पार पड़ेगी नहीं, और वो पहले से अलग देश मांग ही रहा था। कैबिनेट मिशन प्लान ने उसके अलग देश को स्वीकार नहीं किया, तब तो वो नहीं बोला। जब रिजल्ट आ गया ना तब उसने कूदना शुरू कर दिया, और उसने 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कि अगर आप देश को ऐसे घुमा के नहीं दोगे तो मैं देश को सीधा ले लूंगा, और हिंदू मुस्लिमों के झगड़े करवा दिए उसने। अब जैसे ही अगस्त 1946 में हिंदू और मुस्लिम भड़के, तब एटली के कान खड़े हो गए। एटली ने कहा कि अब जो विष दंत बोया था 1909 में पृथक निर्वाचन वाला, अब वो जहरीला पेड़ बन चुका है, अब इसको रोकें कैसे। क्योंकि अगर यहां होलोकास्ट हुआ और अंग्रेज यहां रह गए तो सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आएगी? अंग्रेजों में, क्योंकि भारत है किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज सदियों तक इस होलोकास्ट का जो अपराध बोध होगा उसे छुटकारा नहीं पाएंगे, और जगह जगह चर्चा आएगी भारतीयों को आपस में लड़वा के मरवाया किसने? अंग्रेजों ने। तो जैसा आज यहूदियों के महाविध्वंस को लेके आरोप किस पे लगते हैं? हिटलर के ऊपर। और जैसा एक खलनायकी चेहरा किसका है? हिटलर का। वैसा एक खलनायकी चेहरा ब्रिटिश लोगों का भी तैयार हो जाएगा, ब्रिटिश शासन सत्ता का, ब्रिटिश क्राउन का तैयार हो जाएगा। तो वो उसने घोषणा कर दी कि हम जल्दी ही क्या करेंगे, भारत को खाली करेंगे, और हमारी इच्छा है कि हम जून 1948 तक भारत को क्या कर दें? खाली कर दें। तो फिर उसने भारत को जल्दी से खाली कैसे करें, तो उसने लॉर्ड बेवेल से पूछा, जो कि यहाँ के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। बोले गवर्नर जनरल साहब आपके पास कोई प्लान है? बेवेल साहब, बेवेल एक ढीला ढाला आदमी था, वो कहा हाँ हम प्लान बनाएंगे। वो बोला नहीं, हमें सिर्फ 90 दिन का प्लान चाहिए, भर्ती आनी भी चाहिए और भर्ती कंप्लीट है वो भी जानी चाहिए। बोला मेरे से काम है, नहीं होगा। तब उसने फिर किसको भेजा? एक सक्रिय और शक्तिशाली आदमी किसको भेजा? माउंटबेटन को बुलाया क्लीमेंट एटली ने। तो माउंटबेटन बोला मैं जाऊंगा ही नहीं। बोले तो यार जा यार, तेरे को इतने बड़े पद के ऊपर वहां भेज रहे हैं, वायसराय गवर्नर बना रहे हैं। बोले ऐसे पद मैंने बहुत सारे देखेंगे, और राज परिवार का ही है, वहां के बड़ा जो परिवार है सामंती परिवार का बड़ा। बोले मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं आनंद आ रहा है। तो पहले ये ना सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर नेवी में बहुत बड़ा अफसर था ये, और ये जो जापान वाला जो पूरा युद्ध हुआ ना इस साइड के अंदर, उत्तर पूर्व के अंदर पूरा, इसका नेतृत्व किया था इसने लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये बोला मैं थका हुआ हूं, मैं अब मजे मारूंगा, अब मैं और कोई काम नहीं करूंगा। तो बोला तू जा यार। वो बोला मैं चला तो जाऊंगा लेकिन पीछे फोन मत करना मेरे को, तू ये कर वो कर, या तो मेरे को पूरे पावर दे, मैं बार बार लंदन फोन नहीं करूंगा कि मैं ये कर लूं क्या वो कर लूंगा, सारे निर्णय कौन करूंगा? मैं करूंगा। तो वहां से फ्री हैंड करके किसको भेजा गया? माउंटबेटन को। और लॉर्ड बेवेल को वापस बुलाया गया और माउंटबेटन को भेजा गया। ये बात है मार्च 1947 की। तब तक हिंदू मुसलमानों ने झगड़ते झगड़ते और 5-6 महीने निकाल दिए थे। तो 1947 की मार्च में यहां कौन आया?
माउंटबेटन आया। तो अब हम इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें पता चल गया कि क्या हो सकता है। इसमें ज्यादा आ सकते हैं कि इनके चुनाव कैसे हुए थे, कहां से ज्यादा थे, कितने भागों में थे, और ये अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचन था या कैसा निर्वाचन था, मनोनयन था या नहीं था। तो क्या भारतीय संविधान सभा निर्वाचित थी या मनोनीत थी? दोनों थी। क्या भारतीय संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी? नहीं, उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। फिर अपने चर्चा चली कि यहाँ कौन आया? माउंटबेटन आया। अब माउंटबेटन आया तो उसने क्या किया? आज माउंटबेटन कुछ कर नहीं पाए। ये माउंटबेटन कब करेगा? कल अपन कोशिश करेंगे, है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।